Hello everyone. So today we are going to start evolution chapter of class 12th biology. तो evolution term का क्या मतलब है? To unfold या और unroll या फिर हम कह सकते हैं to reveal hidden potentialities. मतलब कि जो hidden potentialities हैं उसको अनरिवील करना। हमें नहीं पता कि भाई जैसे हम ये कह सकते हैं कि कोई कारपेट बंद है, ठीक है, उसको आप खोलोगे उसके अंदर कुछ भी रखा हो चाहे जैसे जैसे आगे आगे उसको खोलोगे तभी तो मतलब अनरिवील होती जाएंगी जो भी उसके अंदर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे ही है कुछ कि हमेशा अनफोल्डिंग होती रहती है। तो जो ब्रांच है लाइफ साइंस की मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ की स्टडी के लिए और इवोल्यूशन के लिए जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं अर्थ पे उसको क्या नाम दिया गया था पहले? बायो एवोल्यूशन या फिर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। किनके द्वारा? मेयर के द्वारा 1970 में। इवोल्यूशन का सिंपल मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऑर्डरली चेंज होना, किसी भी एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में ऑर्डरली जो चेंज होता है, ठीक है। इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है लेकिन कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी नहीं रुकता। इवन हम आज इवोल्यूट हो चुके हैं, जैसे हम जानते कि हमारे जो एंसिस्टर थे यानी पूर्वज थे वो बंदर थे। हम यहाँ मतलब अब अपीयरेंस तो हमारी बंदर जैसी नहीं रही, इवोल्यूट हो चुके हैं हम, लेकिन स्टिल इवोल्यूशन जारी है, ठीक है। ये कभी भी नहीं रुकता, बहुत स्लो प्रोसेस है और इवोल्यूशन होता ही रहता है। अकॉर्डिंग टू डार्विन के अकॉर्डिंग जो डार्विन की जो ये डेफिनेशन थी डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, मतलब ये काफी ज्यादा जो है अप्रूव की गई थी और ये एडमायर भी की गई इनकी ये जो इन्होंने दी थी ये स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या? डिसेंट होते हैं कि भाई जो हमारे पूर्वज होते हैं, ठीक है, हम हैं तो वही लेकिन बस मॉडिफिकेशन हो गई है। हम भले ही बंदर जैसे दिखते नहीं है लेकिन हमारे पूर्वज वो हैं, बट वी आर मतलब हम मॉडिफाई हो चुके हैं, ठीक है। तो चेंजेस इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि इनका जो जेनेटिक कंपोजिशन होता है पॉपुलेशन का वो चेंज होता है इवोल्यूशन के दौरान। अब बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ में बिग बैंग थ्योरी की। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ का मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देती हूँ कि क्या होता है। एक लाइफ ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेवलप होते हैं। किन के द्वारा? इनएनिमिनेट मैटर। इनएनिमिनेट मैटर होता है जो इनऑर्गेनिक मैटर होता है ना, उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इनएनिमेट मैटर। जो जनरली सोचा गया था कि मतलब अर्थ पे मतलब 3800 या 4200 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब इतने पहले आया था, ठीक है। तो फर्स्ट लाइफ जो इवॉल्व हुई थी वो अबाउट 3800 से 4200 मिलियन साल पहले जो है फर्स्ट लाइफ इवॉल्व हुई है। देयर आर सेवरल थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरी हैं इसके ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइक बिग बैंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ इटर्निटी, कॉस्मोजोइक थ्योरी एटसेट्रा। अभी सारी थ्योरी हम आगे समझेंगे। बिग बैंग थ्योरी जो थी ये यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स का बना, इसकी स्टडी थी। बाकी सारी जो है लाइफ के ओरिजिन के ऊपर बताई गई है। बिग बैंग थ्योरी जो है यूनिवर्स के ओरिजिन पर बताई गई थी। ये थ्योरी प्रपोज की थी एबे लेमैट्री ने, ठीक है। और अकॉर्डिंग इस थ्योरी के अनुसार जो यूनिवर्स है वो ओरिजिनेट हुआ है अबाउट 20 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। किसकी वजह से? एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से। देखो एक ये मतलब इस थ्योरी का के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि भाई एक बहुत मैसिव एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा जो है एक्सप्लोजन, आप समझते हो मतलब ऐसे कुछ जैसे बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो जाता है किसी भी कंट्री में, वैसे बहुत बड़ा कुछ हुआ था, ठीक है। जिसने क्या किया? एक्सपेंशन। जिसने क्या लेड किया? एक्सपेंशन उसकी वजह से हुआ। तो उसी थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन को हम बिग बैंग बोलते हैं। अबाउट 4.6 बिलियन ईयर अगो, मतलब 4.6 बिलियन साल पहले की अगर मतलब पहले जो ओरिजिन था सोलर सिस्टम का वो भी मतलब उसने भी इट ऑल्सो टुक प्लेस बाय गैशियस क्लाउड्स। जो गैशियस क्लाउड्स थे जो कि एक्सप्लोजन की वजह से बने, ऐसा माना जाता है कि भाई एक्सप्लोजन हुआ उससे जो गैस निकली तो उससे क्या हुआ, जो सोलर सिस्टम है वो भी उसका भी ओरिजिन हुआ, ठीक है। तो ये जो नेबुला थे उस टाइम जो मतलब ऐसे भाई ऑब्वियसली मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, सब कुछ ऐसे फट गया, ब्रस्ट आउट हो गया। तो वो जो नेबुला थे आज उनको पहले नेबुला बोलते थे, आज उनको हम स्टार के नाम से जानते हैं जो चमकते हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है अर्थ और स्टार्स के बीच में उन्हें उसको हम लाइट ईयर्स में जो है मेजर करते हैं। ये यूनिट होती है डिस्टेंस की। स्टार्स क्या है? पीपिंग। हम जब भी स्टार्स को देखते हैं ना तो इसका मतलब आप ये लगा सकते हो कि हम जो है पास्ट में, पीपिंग होता है मतलब झांकना, ठीक है। हम किस में झांक रहे हैं? हम अपने पास्ट में झांक रहे हैं। उसके बाद भाई
एक्सपेंशन हो गया था। एक्सपेंशन के बाद क्या हुआ, कूलिंग हुई, कूलिंग होना स्टार्ट हुई। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स को सबसे पहले हम गैलेक्सीज बोलते हैं, यानी हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो है मिल्की वे या आकाश गंगा भी आप उसे कह सकते हो। ठीक है, तो अफेक्ट ऑफ कूलिंग क्या था, कूलिंग का अफेक्ट, तो डेंसिटी जिनकी ज्यादा थी वो तो पास है, डेंसिटी कम थी वो दूर गए। देखो जैसे ये कोर, कोर में था हमारा आयरन निकल, ये मेंटल मैग्नीशियम, ये क्रस्ट एल्यूमिनियम। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कूलिंग की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम गैस की भी फॉर्मेशन हुई। भाई वोल्केनिक एक्सप्लोजन भी हो रहे थे उस टाइम, उससे जो वाटर वेपर NH3CH4 CO2 ये सब उससे क्या हुआ, प्रोड्यूस हुए। ठीक है, जो ये वाटर वेपर थे इसके ऊपर फिर सनलाइट पड़ी, तो सनलाइट की वजह से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गया। हाइड्रोजन तो एस्केप हो गया भाई, ऑक्सीजन ने ऑक्सीडाइज कर दिया किसको, NH3CH4O3H2 को। ठीक है, उसके बाद जो ये इनसे इन सब से जो है वाटर बना, यानी लिक्विड की फॉर्म में वाटर बना। तो वहां पे कुछ ऐसे आप ये देख सकते हो, मतलब गड्ढे टाइप कुछ ऐसा कुछ था, मतलब प्रॉपर ओशन वगैरह कुछ नहीं था। तो इनमें जो है ये वाटर, ये जो लिक्विड है ये डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट तो क्या है, मतलब इनके अंदर भर गया। तो सबसे पहले ये माना जाता है कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई थी वो ओशंस में, वाटर में ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, फर्स्ट लाइफ केम ऑन अर्थ, अर्ली अर्थ को, अर्ली अर्थ जो हमारी थी यानी प्रीमिटिव अर्थ जिसको आप बोल सकते हो, ये एक्सप्लोजन वगैरह वाली, उस दौरान जो है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हम उसको कहते हैं। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का क्या मतलब है कि उसमें कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं था और बहुत ही हाई टेम्परेचर, ऑक्सीजन नहीं है तो टेम्परेचर तो ऑब्वियसली हाई रहेगा। अर्थ जो है 4.5 बिलियन ईयर अगो ओरिजिनेट हुई थी, जबकि लाइफ 4 बिलियन ईयर अगो, मतलब कि अर्थ जब ओरिजिनेट हुई तो उसके 500 मिलियन साल बाद जो है वहां पे लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ था। अब बात करेंगे थ्योरीज के, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। सबसे पहले इसमें है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसकी ये जो है फादर स्वेरेज ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है 6 दिन में भगवान ने, मतलब ये बाइबल पे थोड़ी सी वो है, बाइबल की तरफ इसका झुकाव है। तो लाइफ और जो भी एवरीथिंग जो था वो 6 दिन में भगवान ने क्रिएट कर दिया था इस थ्योरी के अनुसार। हालांकि देखो ये आप सोच रहे हो ये बिल्कुल मिथ है, हालांकि कुछ रिलीजन्स में अभी भी इसको माना जाता है। आप सोचोगे कि भाई अगर ये झूठ है, मिथ है, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ है, तो फिर भाई ये पढ़ते क्यों हैं हम। तो देखो अगर ये कोशिश ना हुई होती तो आज भी शायद हमें ना पता होता, मतलब कि ऐसा नहीं होता कि भाई एक ही बार में किसी ने कुछ भी जान लिया। जिस चीज से आप बिल्कुल अनजान हो किसी टाइम पे, तो उसके बारे में जो है एकदम से करेक्ट अजम्पशन लगाना वो इम्पॉसिबल चीज होती है। तो बहुत से डिफरेंट डिफरेंट माइंड्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें सोचते हैं, और उन्हीं से जो फाइनल कंक्लूजन निकलता है ना, वो जितने भी पीछे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुई होती हैं या फिर वो कुछ भी, चाहे वो आज हम सोचते हैं कि भाई ये कितना डम रीजन था या कुछ भी था, वो उन्हीं की बदौलत होता है कि वो, मतलब उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है उसमें। तो ये चीजें हम इसलिए पढ़ते हैं कि एकदम से कुछ भी नहीं पता चला था हमें भी कि भाई कैसे ओरिजिनेट हुई, क्या बिग बैंग थ्योरी थी, मतलब कैसे इवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में नहीं पता था। बहुत से स्पेशल मतलब बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना माइंड यूज किया था, कुछ कुछ थ्योरीज दी थी, उनसे फिर कुछ कुछ आगे निकला था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हम जो इवोल्यूशन अब पढ़ रहे हैं वो मतलब उनके पीछे किनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो इन्होंने क्या बताया कि डे 1 पे तो क्या हुआ था भाई, वो हमारा हेवन यानी स्वर्ग, अर्थ और वॉइड, वॉइड होता है जो स्पेस होता है बीच में, वो बन गया था। लेकिन उस दौरान डार्कनेस थी। उन्होंने फिर सोचा कि भाई लाइट उन्होंने वहां पे ओरिजिनेट करा दी, प्लांट्स और एनिमल्स दिए। फिर 6th डे पे उन्होंने एक मैन जो है अडाम नाम का वो धरती पर भेजा। लेकिन अडाम ने ये बोला कि भाई मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, मैं ऐसे यहाँ पे क्या करूंगा। तो उन्होंने क्या है, अडाम के रिब से ईव यानी एक फीमेल को भी बना दिया। ठीक है, तो वहां से क्या हुआ फिर आगे धरती बनती गई, मतलब लाइफ। कुछ हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो वर्ल्ड है वो भगवान ब्रह्मा जी ने बनाया है। ठीक है, मतलब इस जो है हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कि लाइफ कभी चेंज हुई ही नहीं, मतलब उसके ओरिजिन से लेकर, मतलब कि लाइफ केम फोर, मतलब इसके अकॉर्डिंग लाइफ जो है 4000 साल पहले आई है। अब चार आप वो लगाओ थोड़ा सा कि हमने क्या पढ़ा अभी पीछे, 4.5 ईयर बिलियन, मतलब कितना था, 4.5 बिलियन ईयर अगो, राइट। तो यहाँ पे सॉरी लाइफ तो 4 बिलियन था, लाइफ 4 बिलियन ईयर अगो, यहाँ पे कह रहे हैं 4000 ईयर्स अगो। तो हाँ ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल तो नहीं है ये, क्योंकि ये तो बहुत कम टाइम पीरियड है। तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी चेंज नहीं आया ना, कोई इवोल्यूशन है ह्यूमन बींग से। मतलब क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे उस दौरान, मतलब तब लाइफ जब स्टार्ट हुई इनिशियल फेज पे, जैसे इंसान तब थे वैसे ही आज तक है, कोई इवोल्यूशन इसमें नहीं आया है। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर ए बायोजेनेसिस की। इसके अकॉर्डिंग जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है नॉन लिविंग मैटर से, यानी कि एक इजिप्ट में ये माना जाता है कि भाई जो क्रोकोडाइल है वो जो नाइल वहाँ पे एक रिवर है उसकी मड से यानी मिट्टी से क्रोकोडाइल बनी है। ठीक है, थ्योरी ये जो थ्योरी थी ये डिस्कार्ड कर दी, यानी कि मतलब इन्होंने पूर्णतः उससे बिल्कुल अपनी वो अस्वीकृति दिखाई उन्होंने इसके प्रति, इस एक्सपेरिमेंट के प्रति, कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। कि इन्होंने रेडी ने, स्प्लेनाजानी ने और क्विस पेस्चर ने, ठीक है, इन्होंने दी फिर थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है प्री एग्जिस्टिंग लिविंग मैटर से, मतलब कि ओमनिस वायम एक्स ओवो और वीवो, मतलब कि ये जो है लाइफ वो ओरिजिनेट हुई है जो पहले से एग्जिस्ट करते हो लिविंग और मैटर उनसे ही। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म में क्या था, ये जॉर्ज क्यूवियर ने दी थी। इसमें क्या था, जो नेचुरल कैलामिटी है उन्होंने उसने क्या क्या क्रिएट किया स्पेस न्यू लाइफ के लिए। हालांकि ये कुछ हद तक जो है मानी जा सकती है, क्योंकि देखो अगर क्रिएट स्पेस नई लाइफ के लिए, अगर आज भी आप देख सकते हो डायनासोर होते तो क्या ह्यूमन की एग्जिस्टेंस होती? तो उस दौरान नेचुरल कैलामिटी में जैसे भी डायनासोर्स मरे तो नई लाइफ के लिए स्पेस आया, यानी ह्यूमन बींग्स के लिए, या फिर और जैसे भी आगे अपना स्पीसीज वगैरह आई। तो अगर वो थोड़ा सोचने वाली बात, अगर सही में आज भी डायनासोर होते तो ह्यूमन बींग तो नहीं होते। तो ये बात शायद कहीं ना कहीं जो है सही लग रही थी उस टाइम पे भी। तो कॉस्मोजोइक थ्योरी ऑफ लाइफ या पेंस स्पर्मिया एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन आप इस एक्सपेरिमेंट को बोल सकते हो। तो ये दिया था कि उन्होंने बाय रिचर्ड आर्नियस और हेल्महोल्ट्ज ने। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो अर्थ पे आया स्पोर्स या फिर अदर कुछ सिंपल पार्टिकल्स की फॉर्म में, जो कि अननोन थे। ठीक है, अननोन पार्ट थे यूनिवर्स का, जिसमें कोस्मोइक डस्ट था और जिन्होंने वेरियस लाइफ ऑफ फॉर्म को जन्म दिया। हाँ देखो, ये अर्थ थी, जैसे कि स्पर्म या सीड स्पोर कुछ भी ऐसा आया। एस्ट्रोनॉमर आज भी मतलब ऐसा बिलीव करते हैं। और जो मेटेरोराइट्स होते हैं आपने सुना होगा, तो ये पता नहीं कौन सी कंट्री की बात थी, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया कहाँ, ये गिरा था एक, तो वहां पे जब उन्होंने देखा उसमें तो अमाइनो एसिड वहां पे उसमें मीटियोराइट्स में मिला था एक। अमाइनो एसिड मतलब आप समझ सकते हो कुछ ना लिविंग प्रोटीन, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, तो यानी कि कुछ ना कुछ लिविंग तो वहां पे था, लिविंग सब्सटेंस लिविंग मैटर ही था, लाइफ थी, एग्जिस्ट कर रही थी। तो इसलिए माना जाता है कि भाई लगता है कि बाहर जो एलियन वगैरह के एग्जिस्टेंस का भी इसी वजह से ये बातें चलती है कि भाई एलियन रहते कुछ रहते। तो ऐसे कुछ एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन अश्योरिटी नहीं है पूरी, ना मीटियोराइट्स के अच्छे तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन मतलब वो हो पाते, एविडेंस इकट्ठे हो पाते, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। ये गिरते ही जो कोलाइड होते ही क्या हो जाते हैं, बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब बात करेंगे कोस्मोइक पेंस्पर्मिया थ्योरी। ये हो चुका है हमारा, ये थ्योरी दी थी आर्हेनियस ने। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्ट करते हैं थ्रू आउट द यूनिवर्स, और जो स्पोर्स है वो फ्रीली ट्रैवल करते हैं स्पेस, जो स्पेस होता है उसमें एक स्टार से दूसरे स्टार पे। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। यहाँ पे ये हमारी हो चुकी है। हाँ, यहाँ पे शायद मैंने आपको एक्सपेरिमेंट नहीं बताए हैं इसके। इसमें मैं आपको एक और चीज बताना भूल गई कि जो एबायोजेनेसिस वाली जो ये थ्योरी थी, इसको बहुत अच्छा सपोर्ट किन्होंने किया था, वोन हेल्मोंट ने। हेल्मोंट ने इसको मतलब उन्होंने ये क्लेम कर, मतलब कुछ भी भाई वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे अपने लैब में, तो उन्होंने अपने और वहाँ पे गेहूं की जो है ग्रेन की जो बोरी वगैरह कुछ रखी होंगी, कुछ भी उनको पसीना आ गया होगा, गर्मी लग रही होगी, तो उन्होंने अपना लैब कोट उतार के उस गेहूं के बोरी के ऊपर रख दिया। और उन्होंने उसके बाद देखा तो मतलब कुछ दिन बाद के जैसे भी, तो उन्होंने देखा वहाँ पे माइस थे, तो उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि भाई जो चूहे हैं वो 21 दिन में फॉर्मेशन हो गई, किसकी वजह से, जो उनका जो स्वीट सोक्ड डर्टी शर्ट थी ना, वो वीट के बोरी के ऊपर रखा, जिससे पसीने से उनका क्या हो गया, 21 दिन में चूहा बन गया। ठीक है, यह भी सुनने में बहुत हंसी आ रही होगी, वो डम भी लग रहा होगा कि ऐसा कैसे, इतना मतलब बहुत मुश्किल होता है भाई, जब आपको कुछ एविडेंस भी नहीं थे, कुछ पता भी नहीं था, और स्टिल लोग मतलब चले थे जानने के लिए कि भाई कैसे क्या हुआ। तो बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत जो है साहस लगता है। तो अब ये अच्छे से आप समझे इस चीज को। तो फिर ये डिसअप्रूव कर दी थी इन तीनों ने। फिर थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी। बायोजेनेसिस के अकॉर्डिंग जो नई जो ऑर्गेनिज्म है वो ओरिजिनेट हुए अर्थ पे प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही। सिर्फ ये थ्योरी जो है इसने रिजेक्ट कर दिया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थ्योरी को, लेकिन ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ओरिजिन ऑफ लाइफ को। ठीक है,
रेडी के एक्सपेरिमेंट में क्या था, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो उन्होंने कुक्ड मीट लिया था 3 जार में, एक को बिल्कुल अनकवर्ड कर दिया था, मतलब बिल्कुल बिना ढके छोड़ दिया था, दूसरे को कवर कर दिया था पार्चमेंट से, और तीसरे को एयर टाइट कर दिया था। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो मैगट्स हैं वो डेवलप ओनली इन अनकवर्ड। मैगट्स मतलब कि जो अपना वो अपना फ्लाइज वगैरह, कुछ भी फ्लाइज वगैरह होती हैं, वो जो अनकवर्ड जार है सिर्फ उसमें ही डेवलप हुई हैं। मतलब कि इससे क्या हुआ, देखो जो अनकवर्ड जार था, एक सॉरी, जो अनकवर्ड जार था उसके अंदर ही वो ऑलरेडी लाइफ थी, उसमें क्या था, मीट था, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो उसमें वे आई, खाने वाने जो भी किया उन्होंने वहां पे एग ले किए, वहीं पे फिर वो लाइफ जो है फर्दर एग्जिस्ट हुई। तो यानी कि जो है लाइफ जो बिल्कुल बंद था, एयर टाइट था, उसमें तो बिल्कुल कोई मक्खी वगैरह कुछ ओरिजिनेट नहीं हुई, सिर्फ उसमें हुई। तो उन्होंने इस बात का इससे अंदाजा लगाया कि वही शायद जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होती है उसी से आगे जो है लाइफ ओरिजिनेट हुई है। और दूसरा, अगर हम प्लान जानी की अगर बात करें लजारो की, इस एक्सपेरिमेंट की, तो उन्होंने बॉइल्ड वेजिटेबल और मीट को प्रिपेयर किया एक स्टीरिलाइज्ड न्यूट्रिटिव सूप में, ठीक है, और उन्होंने उसको रख दिया कुछ एयर सील्ड फ्लास्क में और कुछ को लूजली कोक्ड फ्लास्क में। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सूप है सील्ड फ्लास्क में वो स्टीराइल रहा, जबकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सूप जो कि लूजली पैक्ड वाले मतलब लूजली जो कोक्ड फ्लास्क था उसमें डेवलप हो गया। तो उन्होंने इससे अंदाजा लगाया कि भाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्री एग्जिस्टिंग वन से ही जो है एयर में प्रोड्यूस हुए हैं, ना कि स्पॉन्टेनियसली अपने आप नहीं हुआ, ठीक है। अब बात करेंगे मॉडर्न थ्योरी की, ठीक है, ये बात हमारी हो गई यहाँ पे। हम्म थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, या फिर आप इसे कह सकते हो मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। फर्स्ट सेल और फर्स्ट लाइफ इन ऑर्गेनिक मैटर या इन एनिमेट के द्वारा यहाँ पे आई थी, ठीक है। ओपेरिन और हेल्डेन दो बायोलॉजिस्ट थे। ओपेरिन जो थे वो रशियन बायोलॉजिस्ट थे और हेल्डेन ब्रिटिश। 1920 में उन्होंने ये मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट दिया था कि प्राइमरी एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि इसमें अमोनिया होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, टेम्परेचर हाई, मतलब फ्री ऑक्सीजन नहीं होता, टेम्परेचर हाई होता है, वोल्केनिक एरप्शंस हुए जिसमें कि CO2 और CO वहाँ पे बने थे। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो था CH4 जो इन सब से बना था, जिससे कि फर्दर आगे अल्कोहल, एल्डिहाइड या फिर ऑर्गेनिक एसिड, कीटोन्स वगैरह बन सकते थे। उन्होंने अंदाजा लगाया कि भाई जो एनर्जी है, जो लाइटनिंग वहाँ पे हो रही थी उससे जो वो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस था, जिससे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कीटोन एसिड वगैरह का फॉर्मेशन हुआ। ये एक सिर्फ हाइपोथेसिस थी, ये एक प्रूफ नहीं था। अभी तक हाइपोथेसिस होती है कि भाई अंदाजे लगाए जा रहे थे, ऐसे मतलब ऐसा कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं था, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं थी इसमें, तो ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस था, ठीक है। उसके बाद आया, ये हो गया फर्स्ट लाइफ जो है, इसके बारे में और मैं अगर बताऊं तो जो फर्स्ट लाइफ है माना जाता है कि वो वाटर या ओशंस में ओरिजिनेट हुई थी, तो वो वाटर को एक इसेंशियल कंपोनेंट माना जाता है ओरिजिन ऑफ लाइफ का। कोई भी लाइफ जो है मून पे, देयर इज नो लाइफ ऑन द मून ड्यू टू, ऑब्वियसली इसका अंदाजा लगा सकते हो कि वाटर जो अपना मून पे वाटर नहीं है, मतलब अभी तो पुष्टि हो रही है कि है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, तो उस जिसकी वजह से वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम पे फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट था, तो पहली लाइफ जो थी वो एनारोबिक थी, ऐसा माना जाता है। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट था, लेकिन कंप्लीट ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन कंपोजिशन में वो कंज्यूम हुए जा रहा था। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का वो रिड्यूसिंग था। मॉडर्न व्यू रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ इंक्लूड ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। तो मतलब ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट जो लाइफ के लिए होती हैं वो अराइज हुई। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जिसके पास लिटिल या फिर नो ऑक्सीजन था, राइट केमिकल्स इंक्लूडिंग वाटर, वेरियस इनऑर्गेनिक आयंस एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एनर्जी सोर्स या फिर और इनफाइनाइट टाइम, ठीक है, ये सब था। नेक्स्ट बात करेंगे साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट की। यूरे और मिलर ने जो दिया था 1953 में। तो ये एक एस्ट्रोनॉमर थे, ये बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या दिया, स्पार्क एंड डिस्चार्ज अपैरेटस एक बनाई। ये जो हाइपोथेसिस दी थी इसको ये बिल्कुल मतलब एक वो कहते हैं ना एक सेटअप सा इन्होंने क्रिएट कर लिया था कि जिससे वो पूरी चीजें वापस रिक्रिएट कर सके और देख सके, ठीक है। तो ये अपैरेटस उन्होंने CH4, NH3 और S2 इन तीनों की रेशियो ली थी 2:1:2 में। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कलेक्ट किया रॉ मटेरियल जैसे कि वाटर वेपर्स S2, NH3 और CH3, ठीक है। तो इन्होंने क्या, रुको मैंने यहाँ पे ये लिखा, पहले ये देखो। तो यहाँ पे ये था वैक्यूम पंप, ठीक है, ये था बॉइलिंग वाटर। यहाँ पे नीचे इन्होंने जो है वो अपना फ्यूम्स वगैरह जला रखी थी, ठीक है।
यहाँ पे थी गैसेस, ठीक है, ये स्पार्क डिस्चार्ज यानी कि जो पूरा उसमें गैसेस थी ये सारी, तो इससे क्या हुआ, यहाँ से तो वाटर आउट हुई, यहाँ पे कंडेंस हो रही थी वो, यहाँ पे इससे वाटर जो है इनसाइड जा रही थी, वाटर ड्रॉपलेट्स इसके अंदर यहाँ पे डिपॉजिट हुए थे, और वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर, तो यहाँ पे एक यूट्यूब शेप की जो है हमें क्या चाहिए था, जो वाटर कंटेन करे ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो यहाँ पे कलेक्ट हो गए थे, तो इससे पता चलता है इलेक्ट्रोड्स जो है ये लाइटनिंग, मतलब लाइटनिंग वगैरह का सोर्स है, मतलब इससे लाइटनिंग प्रोवाइड की जाती है। क्या क्या बोला था कि भाई इन्होंने लाइटनिंग से और 800 डिग्री सेल्सियस ये पूरे दोनों कंडीशंस का बखूबी ख्याल रखा, और इन्होंने पाया कि हाँ भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यहाँ पे यूट्यूब मतलब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने बिल्कुल ऐसा वापिस रिक्रिएट किया था। तो 800 डिग्री सेल्सियस मतलब 18 दिन तक इन्होंने किया, तो इन्होंने रेड लिक्विड पाया क्या था, जिसमें 3 अमाइनो एसिड एलेनाइन, अस्पार्टिक एसिड और ग्लिसरीन, ये तीनों जो है पेप्टिक बॉन्ड बनाते हैं, इससे आगे प्रोटीन। ये क्या प्रोसेस होता है, पोलीमराइजेशन, ये जो है पोलीमराइजेशन यानी प्रोटोबायोन्ट्स इसमें होते हैं, जो कि दो टाइप के यहाँ पे हैं, एक है कोजर्वेट और दूसरा है माइक्रोस्फीयर। कोजर्वेट ओपरीन ने दिया था, लेकिन इसमें भाई कार्बोहाइड्रेट थे, प्रोटीन थे, लिपिड नहीं थे। अब लिपिड की नहीं थे तो यहाँ सेल नहीं बन सकता यहाँ पे, तो ये बिल्कुल कैंसिल हो गया था। माइक्रोस्फीयर में भाई वो थे, प्रोटीन थे, ठीक है, लिंकेज के लिए प्रोटीन थे, प्रोटीनोइड थे, लिक्विड मतलब, और लिपिड थे डिवीजन के लिए। लेकिन अब भाई इसको मान तो लिया प्रीकर्सर ऑफ लाइफ, लेकिन क्या आपने सोचा भाई प्रीकर्सर ऑफ लाइफ तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए नहीं होगा तब तक, तब लाइफ कैसे बनेगी, लाइफ कैसे ओरिजिनेट होगी, आगे फर्दर डिवाइड कैसे करेगी, रेप्लिकेट कैसे होगा, जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मेकअप आगे जब फर्दर हम पास ही नहीं होगा तो कैसे होगा। तो इसको भी जो है कैंसिल कर दिया था उस टाइम पे। फिर आया था यूबायोंट। यूबायोंट में क्या था, कीमो हिट्रोट्रोफिक थे, ये प्रोकैरियोटिक और एनारोबिक थे। क्लोरोफिल अगर इसमें प्रेजेंट होता तो इसको ऑटोट्रोफिक मतलब कुछ अगर कई बार कंडीशंस में क्लोरोफिल भी इसमें प्रेजेंट होता तो उस दौरान इसको ऑटोट्रोफिक बोला जाता, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा था। सेकेंडरी एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन था, प्राइमरी यानी प्रिमिटिव में नहीं था, लेकिन सेकेंडरी में ऑक्सीजन आ गया था। अब ये क्या था, ये इन्होंने एक टर्म मतलब तब तक ये कि ये हमारे पास और इक्वेशन मतलब स्टेटमेंट आई थी कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन बना, प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड, लेकिन ये तो एक्सेप्टेबल नहीं थी, ठीक है, ये गलत थी। कुछ जो है साइंटिस्ट के अनुसार आरएनए वर्ल्ड पहले आया, क्योंकि ये ड्यूअल आज भी मानते हैं मतलब कुछ कि ठीक है आरएनए पहले आया था, ड्यूअल नेचर ये शो कर रहा था, क्योंकि ये डीएनए और अपना राइबोजाइम जो है ये अपना पोजेस कर रहा था। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल जो हम जानते हैं और मानते भी हैं। राइबोजाइम क्या है, एक एंजाइम था। प्रिमिटिव अर्थ को रिड्यूसिंग बोला गया, जहाँ पे वाटर था, वाटर से प्रोकैरियोटिक, प्रिमिटिव अर्थ से रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में उससे वाटर, फिर प्रोकैरियोटिक, फिर यूकैरियोटिक, मतलब ऐसे कुछ बना था। अब बात करेंगे एविडेंसेस क्या क्या है इवोल्यूशन के। सबसे पहला जिसमें आता है पैलेंटोलॉजिकल, जिसके में हम पढ़ते हैं फोसिल्स वगैरह को, ठीक है। जो फोसिल क्या होते हैं, रिमेन्स होते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। इंटैक्ट फोसिल क्या होते हैं, जो डिके एटोल मतलब हर हालत में मतलब डिके नहीं होते, मतलब कुछ भी। देखो आइस में आप डेड बॉडी को रख दो, ठीक है, आइस में पाए जाते हैं, तो उनके जो ऑर्गन्स है वो गलते सड़ते नहीं है इजिली, तो ये डिके नहीं होते। और ये दूसरा है पेट्रीफाइड फोसिल्स, फोसिल्स टर्न इनटू रॉक, ये मतलब रॉक्स में बदल जाते हैं, इनके फोसिल्स ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में हो जाते हैं। पेट्रीफाइड ज्यादा देखने को मिलते हैं, इंटैक्ट कम, ठीक है, बहुत रेयरली। तो कंप्रेशन फोसिल्स क्या हो गए, जो रॉक्स के बीच में मिलते हैं। कोप्रोलाइट्स होते हैं, जो फिशेस की जो स्टडी होती है उनसे पता लगा जा सकता है कि भाई जो ये आर्कियोलॉजी वो अपने होते हैं ना आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह, ये बहुत ही मतलब ऐसी स्टडी करते हैं, मतलब ये इनको कुछ भी मिल जाए, मतलब आज भी अगर इनको कोई भी एविडेंस, कोई भी जो है कुछ भी मिल रहा है, थोड़ा बहुत भी कहीं पे आपने सुना भी होगा, तो उसी की स्टडी करने लग जाते हैं। उससे फिर हम अपनी हिस्ट्री और पास्ट के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। फिर आता है हमारे पास क्या आता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। एरा से पीरियड्स, एपोक्स का आगे मैंने ले रखा है, वो तब देखेंगे। अब अगर हमें डिटरमाइन करनी हो कि फोसिल्स की एज कितनी है, फोसिल्स कहाँ पे मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में। दो टाइप की होती हैं, वही रिलेटिव डेटिंग या फिर एब्सोल्यूट या रेडियो एक्टिव डेटिंग। रिलेटिव डेटिंग में क्या होता है कि भाई ये जो है अपना धरती के नीचे का जो भी है, यहाँ पे ऊपर एक फोजल ऊपर है, एक नीचे है, तो जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे आप धरती में एज बढ़ती जाएगी, जो नीचे वाला होगा उसकी एज ज़्यादा होगी, ये बिल्कुल रिसेंट का होगा। जबकि अगर इसमें बात करूँ तो यूरेनियम से लेड बनता आप जानते हो, तो रिसेंट रॉक जो होगी उसमें भाई यूरेनियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, लेड का कम होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि यूरेनियम ज़्यादा लेड से, तो रिसेंट फोजल है वो। अगर यूरेनियम लेड ज़्यादा यूरेनियम के कंपेरिजन में, तो वो ओल्ड फोजल है, ठीक है।
आर्कियोप्टेरियो क्या होता था, ये मिसिंग लिंक ऑफ रेप्टाइल्स और बर्ड्स को दिखाता है, यानी लिंक्ड। ये किससे लिंक्ड थे, जैसे कि फेदर से, प्लेंटियोडेक्टाइल लिम्ब से, स्टर्नम विदाउट हील, ठीक है। अब ये देखो, ये था कीनोजोइक, मीसोजोइक, पेलियोजोइक और प्री कैम्ब्रियन। तो यहाँ पे ये एरा और पीरियड का है और इपोक का आगे है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे, प्री कैम्बियम में हमारे पास, कैम्ब्रियन में हमारे पास था सिर्फ सॉफ्ट बॉडीड क्रिएचर थे। पेलियोजोइक में बात करें तो कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, साइल्यूरियन, डिवोनियन, ये आपको याद रखना है भाई। डिवोनियन एक इंपॉर्टेंट वन है जिसमें फिशेज जिजोनन आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर है माइसिसिपिलियन, एम्फीबियंस, पर्मियन, रेप्टाइल्स, राइसिक, और यहाँ पे जो, हाँ ये मिसोजोइक में आ गया। फिर जैसे जुरासिक डायनासोर, आप जानते हैं जुरासिक पार्क भी है भाई, और क्रिटेशियस, ठीक है। और उसमें कीनोजोइक में जो हम आते हैं सबसे ऊपर, क्वाटनरी या टर्शरी मैमल्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, इपोक की, तो इपोक सिर्फ और सिर्फ क्वाटनरी और टर्शरी जो है हम हैं ऊपर, हमारे में ही इपोक्स है, जैसे कि है होलोसीन, प्लीस्टोसीन, प्लायोसीन, मियोसीन, ओलिगोसीन, ईओसीन और पीलोसीन, ठीक है। ये सारे किसमें, बस इपोक जो है क्वाटनरी और टर्शरी में यानी सीनोजोइक वाले में होता है। अब बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ फोर्स की। तो इक्यूस जो है एक मॉडर्न हॉर्स माना जाता है। इसका जो आज का जो हॉर्स है उसका साइंटिफिक नाम इक्यूस है, लेकिन उसका जो ओरिजिन है, इवोल्यूशन है, वो है एकदम से बिल्कुल ऐसा ही नहीं हुआ है। सबसे पहला आया था ईओ हाइपस या फिर हाइराकोथीरियम, ठीक है। उसके बाद मीसो हाइपस, उसके बाद मियो हाइपस, फिर आया मैरिक हाइपस, फिर आया प्लाइलोपस, ठीक है भाई, साइंटिफिक नाम है ऐसे ही, मतलब थोड़ी सी। फर्स्ट वन टॉयड टोर्स नहीं, यहाँ पे हॉर्स आएगा, सॉरी। फर्स्ट वन टॉयड हॉर्स जो था ये था, और उसके बाद आया इक्वस, ठीक है। तो मतलब ऐसे इनका इवोल्यूशन हुआ। मेजर चेंजेस क्या क्या है, जो हाइराकोथीरियम से लेकर जो आज हमारा मॉडर्न हॉर्स है, उसका क्या क्या चेंजेस आए कि भाई हाइट बढ़ी है, ब्रेन का साइज बढ़ा है, टोज के नंबर कम हुए। टोज ये होते हैं भाई उंगली वगैरह, ठीक है, ये जो पैरों की उंगली वगैरह। मोलर्स जो है सेरेशन, ग्रेजिंग, सीरेशन थे, सीरेशन से ग्रेजिंग वाले हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, ये हो गया कंपेरेटिव एनाटोमी और मोर्फोलॉजी की बात करें तो ये क्या था, होमोलोगस। अगर आपने एक टर्म सुनी हो, होमोलोगस का मतलब होता है कि भाई जिनका ओरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो। इनका ओरिजिन तो सेम था लेकिन फंक्शन डिफरेंट था। कि अब मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल से अच्छा समझ आएगा। फोर लिम्स ऑफ टेट्रापोडा हो गया जैसे कि, ठीक है, उनके फोर लिम्स ओरिजिन तो उनका सेम था। जो टेट्रापोडा में बहुत से वो आते हैं, अपने पढ़ी है क्लासेस वगैरह, उनके जो फोर लिम्स थे, जो आगे वाले लिम्स थे, उनका ओरिजिन तो सेम था लेकिन फंक्शन हर एक का डिफरेंट होता है। कोई भाई उड़ने के लिए, कोई चलने के लिए, कोई उसके लिए अपना प्रेइंग के लिए, मतलब अलग अलग इनके फंक्शंस होते हैं लेकिन ओरिजिन सेम होता है कि भाई कहाँ से हुआ है। तो देखो ओरिजिन सेम और डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, ओरिजिन सेम ये निकला हुआ। तो इसको आप क्या कहोगे, ऐसा जो होमोलोगस एनाटॉमी होती है उसको बोलते हो आप डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। मतलब कि इसमें जो अपीयरेंस में तो सिमिलरिटी होगी लेकिन फंक्शन जो है वो सेम नहीं होता। मतलब कॉमन ओरिजिन होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कॉमन होगी और बेसिक स्ट्रक्चर होगा लेकिन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये, ठीक है। फोर लिम्स ऑफ मैमल्स हो सकता है, जैसे हॉर्स, बैट, वेल, सील, मैन, ये सब इसमें आते हैं। तो इनके अपीयरेंस फूट होते हैं, हॉर्स में, बैट में विंग्स होते हैं, वेल में पैडल होते हैं, सील में फ्लिपर होते हैं, मैन में हैंड होते हैं। और सबके देखो अपीयरेंस सबकी एक जैसी लेकिन फंक्शन सबके अलग। कोई रनिंग के लिए, कोई फ्लाइंग के लिए, कोई स्विमिंग के लिए, किसी की होल्डिंग के लिए, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एनालोगस ऑर्गन की। तो ये क्या होता है कि इनका डिफरेंट ओरिजिन होता है। अब ये उल्टा, उसका ओरिजिन तो भाई डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम हो गया। एग्जांपल है विंग ऑफ बर्ड, विंग ऑफ बैट, विंग ऑफ बटरफ्लाई। इनका ओरिजिन बिल्कुल अलग है भाई। बर्ड का जो है मतलब दूसरा ओरिजिन, दूसरी टाइप की अपीयरेंस है। बैट की अपीयरेंस बिल्कुल अलग है, बटरफ्लाई की भी विंग अलग है लेकिन फंक्शन तीनों में क्या, उड़ने के लिए होता है। अब जैसे पोटैटो और स्वीट पोटैटो हो गया, और डिफरेंट ओरिजिन है इनका कि भाई ये एक स्टेम है, एक रूट है, लेकिन ये फंक्शन क्या, दोनों स्टार्च प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और पेंगुइन और डॉल्फिन के फिन्स में भी यही जो है एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं। तो इसमें क्या है कि फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है। कॉन्वर्जेंट इसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं।
अब बात करेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स की। ये क्या होता है, मतलब कोई फंक्शन नहीं होता इनका, बिना किसी फंक्शन के होते हैं ये, लेकिन रिसीव हुए हैं एंसिस्टर से। जैसे कि एग्जांपल देखो, विजडम टीथ होता है जिसको थर्ड मोलर बोला जाता है। देखो हालांकि सोचा जाए विजडम टीथ का ह्यूमन बींग्स में कोई भी काम नहीं है, हमारे में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे ही 24-25 की एज आती है, और आपको पता होगा जब विजडम टीथ यानी कि अक्ल जाड़ भी इसको बोल सकते हो, जब ये उगती मतलब जब ये आती है ना, तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का दर्द होता है। अब ऑब्वियसली होगा ही, क्यों होगा, जब हमारा जो पूरा जो ओरल कैविटी है वो ढंग से एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। अब स्पेस भी नहीं है, विजडम टीथ के लिए कोई स्पेस नहीं है हमारे ओरल कैविटी में। लेकिन जब ये उगती है तो भाई अब इसके पास स्पेस तो है नहीं, ये दूसरे दांतों को, जाड़ों को धक्का देती है, मतलब एक इमेजिनेशन करना, धक्का मुक्की करेगी, तो ऑब्वियसली दर्द तो एक्सट्रीम लेवल का होगा ही ना। तो यही है कि भाई ये वेस्टिजियल ऑर्गन का एक पार्ट है विजडम टीथ की, भाई कोई फंक्शन तो है नहीं इसका, लेकिन रिसीव्ड हुई है एंसिस्टर के द्वारा। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है, अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए, आपने सुना होगा उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। पहले तो दवाइयां देकर देखते हैं डॉक्टर के, भाई निकल जाए, ठीक हो जाए, नहीं होता तो सर्जरी के द्वारा किया जाता है, जिसको बोलता है अपेंडेंसाइटोनोमी। ठीक है, टेल बोन जो होती है जिसको कोडल वर्टिब्री बोलते हैं, आपने देखा होगा अभी भी कुछ बच्चों में कई जगह पे जो है टेल पूंछ के साथ वो पैदा हो जाते हैं, और कई जो है रीजंस में, और क्या माना जाता है कि भाई हनुमान जी पैदा हो गए, ऐसा कुछ जो अजम्पशन लगा लेते हैं जब नहीं होती नॉलेज तो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। ठीक है, जो कि एंसिस्टर के द्वारा मिला, लेकिन विदाउट एनी फंक्शन है, कोई फंक्शन नहीं है उसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, एक कनेक्टिंग लिंक टर्म और है यहाँ पे। इसका क्या मतलब होता है कि कुछ एनिमल्स या प्लांट पोजेस करते हैं कैरेक्टर दो सेपरेट ग्रुप के। ठीक है, एक प्रिमिटिव होगा और दूसरा एडवांस्ड ग्रुप होगा। प्रिमिटिव ग्रुप और एडवांस्ड ग्रुप के बीच में जो भी मतलब कैरेक्टर्स पोजेस होते हैं उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, ये स्पीसीज जो है एक ब्रिज की तरह एक्ट करती हैं दो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स में, उन ऑर्गेनिज्म को हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। इसका मैंने आगे जो है इसमें लगा रखा है मैंने एग्जांपल्स वगैरह में, तो वो मैं उस टाइम बता दूंगी आपको। अब बात करेंगे एटावाइज्म की। ये क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ प्रिमिटिव कैरेक्टर, मतलब प्रिमिटिव कैरेक्टर की अपीयरेंस होना। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका ईयर का ऊपर पिन्ना होता है ना, इसको मूव कर सकते हैं, आप ना कर पाओ शायद, मैं भी नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब बहुत ही मतलब माइनॉरिटी केस है ये, माइनॉरिटी में ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि भाई पहले जो पिन्ना मूवमेंट है वो जो हमारे बंदर हो गए या कुत्ते बिल्ली वगैरह इनमें वो कर सकते हैं। ठीक है, वो कर सकते थे, ठीक है पहले तो, लेकिन अब क्या हुआ, बंदर वगैरह थे तो अब उसका कोई काम तो था नहीं भाई, क्या ही मतलब क्यों हिलाने थे कान वगैरह। लेकिन कुछ जो है अभी भी किसी किसी में जो है ये प्रिमिटिव कैरेक्टर की अपीयरेंस होती है, जो मतलब इसमें क्या होता है, जो वो फंक्शनिंग होती है। ठीक है, जो लार्ज और थिक बॉडी हेयर होते हैं वो रिलेशनशिप दर्शाते हैं एपिस के साथ। ठीक है, और मतलब ये बहुत सारे आपके उसमें एग्जांपल भी दे रखे हैं। जो लॉन्ग और पॉइंटेड कैनाइन जिसके थोड़े से शार्प और मतलब वो पैनी से दांत हो जाते हैं, ठीक है, वो भी रिप्रेजेंट करते हैं कार्निवोरस एंसेस्टर्स को। अभी क्या काम था इनका, ठीक है, इतनी पैनी इतनी तिरछे दांतों का कुछ काम नहीं था, लेकिन स्टिल जो है ये इसको ये एटावाइज्म का एक पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, एविडेंस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से जो भी एविडेंसेस आए हैं, यहाँ पे क्या था, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में ये किन्होंने दिया था, अर्नेस्ट हिक्कल ने, और रिकैपिटुलेशन थ्योरी इन्होंने दी थी, मतलब कि ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट्स या फाइटोजेनी। मतलब इसमें क्या था कि एम्ब्रियो से हम अंदाजा लगा, मतलब एम्ब्रियो की स्टडी करके हम जो है अंदाजे या हाइपोथेसिस दिया था उस टाइम पे, जैसे कि फिश से एम्फीबियन बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल का, या फिर एम्ब्रियो देखा एम्फीबियन बर्ड और मैमल का, जिसमें क्या थे, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट थे, जिसका कोई काम नहीं है भाई। अब एम्ब्रियो ऑफ वेल देखा कि पहले तो उसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे बर्थ होता है तो वो अपने हेयर जो है सारे लूज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मोलिकुलर एविडेंसेस की। इसमें क्या था कि एग्जांपल के तौर पे ले लो, दो नाम है रजिया और
सुकन्या। ठीक है, दोनों का प्रोटीन सेम है, यानी प्रोटीन सेम, अमाइनो एसिड सेम, डीएनए सीक्वेंस सेम। तो ये क्या था इनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अगर हमें बताना था। अब एक और आई कांता। भाई कांता और रजिया के बीच में 30% जो है मोलिकुलर एविडेंसेस सेम हुए, कांता और सुकन्या में 50%। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं भाई ऐसे स्टडी करके कि किसका मोलिकुलर मतलब किसका डीएनए या किसका मोलिकुलर एविडेंस एक दूसरे से मैच करा। तो आज मतलब इसको ही ज्यादा एक्सेप्टेबल अब आज माना जाता है, मतलब ज्यादा काम मोलिकुलर एविडेंसेस से ही निकाले जाते हैं। तो इसमें क्या था, एक ट्रिप्सिन की मतलब ट्रिप्सिन एक एंजाइम जानते होंगे, ये यूनिवर्सल एंजाइम होता है अगर मतलब इसकी जो है प्रेजेंस को भी देखा जाता है। एटीपी एनर्जी करेंसी सेम होती है, करेंसी सेम होती है मोलिकुलर एविडेंस के दौरान। आज जैसे कि ह्यूमन है और एक चिंपैंजी, इनका थर्ड और सिक्स्थ क्रोमोसोम देखा, दोनों का सेम था। कैरियोटाइपिंग किया इन्होंने दोनों ने, उसने मतलब कैरियोटाइपिंग किया, उसके बाद हमने यानी न्यूक्लियस वगैरह की में स्टडी। तो इसके जो बैंड्स बने वो क्या थे, 80 रीच सीक्वेंस में थे, यानी सिमिलर टाइप ऑफ बैंडिंग थी। तो इसलिए कहा जाता है कि ह्यूमन और चिंपैंजी में ज्यादा फर्क नहीं है भाई, क्रोमोसोम भी सेम ही होते। तो आपने देखा होगा चिंपैंजी ह्यूमन जैसी 90% हरकतें और मतलब सेम करते हैं उनका, और मतलब थोड़ा बहुत सोचने का 90% नहीं, सोचने की शक्ति सबसे ज्यादा जो हम अब एडवांस्ड ह्यूमन बींग्स उनमें ही है, लेकिन चिंपैंजी में भी बहुत होती है, मतलब कुछ रिलेटेबल ही काम है। ठीक है, अब बात करेंगे बायो जियोग्राफिकल एविडेंसेस में, जिसमें आता है अडेप्टिव रेडिएशन। ये क्या होता है, मेथड ऑफ स्पेशिएशन के लिए होता है ये मेथड। इसमें क्या होता है कि एंसिस्टर तो कॉमन होता है, लेकिन उससे नई नई स्पीसीज बनती है। जैसे कि देखो एक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स होते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स क्या थे भाई, ये ऑस्ट्रेलिया में ही थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है जियोग्राफिकल में क्या है कि भाई कॉन्टिनेंट और जियोग्राफी के हिसाब से देखी जाती है एविडेंसेस तो उनकी इवोल्यूशन। यहाँ पे इनका ओरिजिनल एंसिस्टर था कोई भी, इससे मतलब इन सारों का ओरिजिन हुआ। टास्मेनियन वोल्फ हो गई, टास्मेनियन टाइगर कैट हो गया, मार्सुपियल मोल, मार्सुपियल माउस, कंगारू, बेंडिंड आंट ईटर, इन सब का हुआ। उसके बाद आए प्लेसेंटल मैमल्स, ये प्लेसेंट यूथेरियंस इनको बोला गया। तो इसमें क्या देखा कि बहुत मतलब पूरी सिमिलरिटीज थी वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के जैसी, मतलब ये अपना एविडेंस शो कर रहा था, एवोल्यूशन कर रहा था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स ऑस्ट्रेलिया में थे, अब ये आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया थे, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं थे। तो देखा गया मतलब ऐसे भी कनेक्ट किए गए, मतलब ये क्या होता है कनेक्टिंग लिंक, एक तरीके से आप एग्जाम्पल मान सकते हो, मतलब प्रॉपर नहीं। तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ही शो करते, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब उसको दर्शा रहे थे। इसमें क्या था कि डिफरेंट अडेप्टेटिव रेडिएशन तो डिफरेंट थे ऑब्वियसली, जियोग्राफी अलग तो अडेप्टेटिव रेडिएशन भी अलग। ठीक है, प्रोड्यूसिंग सेम लेकिन सेम टाइप ऑफ रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। अब अडेप्टेटिव रेडिएशन ही अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो वो मैं आपको बता देती हूँ। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक महाराष्ट्र का लड़का है। ठीक है, अब भाई वो नीट की तैयारी कर रहा है, उसको चाहिए नीट, वो एम्स दिल्ली ही चाहिए। कहाँ, वो महाराष्ट्र में, कहाँ उसको क्या चाहिए, अपना एम्स दिल्ली ही चाहिए। उसका एडमिशन हो भी गया, वो बहुत खुश है। लेकिन अब उसने ये नहीं सोचा कि जब वो महाराष्ट्र में था तो वो मराठी बोलता था, अब उसको हिंदी और पंजाबी, मतलब मोस्टली तो वहाँ पे हिंदी चलती है और नॉर्थ साइड का एरिया तो पंजाबी वगैरह भी हो सकती है। तो उसको तो वह नहीं आती थी भाषा, अब उसको प्रॉब्लम हो रही थी चीजें समझने में, वहाँ लोगों से इंटरेक्ट करने में, सब कुछ। तो उसने क्या किया कि भाई हिंदी सीखनी चालू कर दी, मतलब वो वहाँ पे ढलने गए, अडेप्ट की उसने वो कंडीशन जो वहाँ की दिल्ली की कंडीशन थी, वहाँ की जो लैंग्वेज थी, वहाँ के जो लोगों का रहन सहन था, उसने उसमें एडजस्ट करने की कोशिश की, उसको अडेप्ट करने की कोशिश की। तो यही होता है, मतलब ऐसा ही होता है अडेप्टेटिव रेडिएशन। ठीक है, फिर था डार्विन फिंचिस सॉरी, डार्विन फिंचिस ने क्या दिया, गैलापागोस जो आइसलैंड थे वहां पे ये गए थे अपनी शिप HMS बीगल नाम की, उसके ऊपर। तो सीड ईटिंग फिंचेस थे वहां पे, तो उन्होंने कन्वर्ट, ये बहुत सारी वैरायटीज ऑफ बीक में जो ये थे उसमें कन्वर्ट हो गए थे ये, क्योंकि भाई चलो एक टाइम पे इनको जो है मीट के लिए इनकी बीक थी, मतलब उस टाइप से ये इनका इवोल्यूशन था। लेकिन भाई अगर मीट ना होकर फिर इनको कुछ हड्डी वगैरह ऐसा कुछ, मतलब जैसा भी कंडीशनली, तो इसके मतलब ऊपर, मतलब इससे रिलेटेड इनके बीक में क्या हुआ, कन्वर्जन आता गया। जो मैं कनेक्टिंग लिंक की बात कर रही थी, देखो उसके एग्जांपल ये, जैसे वायरस एक कनेक्टिंग लिंक है, लिविंग और नॉन लिविंग यूग्लिना प्लांट और एनिमल्स के बीच में, प्रोटीरोस्पोंजिया प्रोटोजोआ और प्रोफिरे के बीच में, नियोफाइना और ये म्योलस्का और एनलिडा के बीच में, पेरिपेटस ये एनलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में, आर्कियोप्टेरिक्स ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में, बेलेनोग्लोकस
ये जो होता है नॉन कोडेट और कोडेट के बीच में काइरेनिया, ये लंग फिश, प्रोटोप्टेरस, पेलिप्टस, काइडीनिया, ठीक है, ये सब किसके हैं, ये कनेक्टिंग लिंक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा और आपको इस चैप्टर में बता देती हूँ। एविडेंस जो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से मिले थे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है सिमिलरिटीज शो कर रहे थे फिजियोलॉजी में और बायोकेमिस्ट्री में। कुछ एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे प्रोटोप्लाज्म हो गया, इसका जो स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन था प्रोटोप्लाज्म का, वो बिल्कुल प्रोटोजोआ जो मैमेलिया में होते हैं उनके जैसा था। एंजाइम्स में एंजाइम परफॉर्म कर रहे थे सेम टाइप ऑफ फंक्शन एनिमल्स में, जैसे कि ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन अमीबा से, ठीक है, टू मैन। एमाइलेज डाइजेस्ट करता है स्टार्च को पोरीफेरा से मैमिलिया में। ब्लड कोडेट शो ऑलमोस्ट सेम कंपोजिशन, मतलब एटीपी, हार्मोन्स, हेरिडिटरी मटेरियल, ये सब। ठीक है, अब बात करें एविडेंस बायोजियोग्राफी से, वो तो हो गया हमारा बायोजियोग्राफी वाला। एम्ब्रियोलॉजी वाला बट हम एविडेंस कर चुके हैं। ठीक है, और अब बात करेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी की। तो चार मेन थ्योरीज थी जिन्होंने एक्सप्लेन किया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को। एक था लमार्किज्म, दूसरा था डार्विनिज्म, तीसरा था म्यूटेशन थ्योरी, फिर था मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन यानी कि सिंथेटिक थ्योरी। लमार्किज्म में क्या था, जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी, जो मतलब अक्वायर्ड कैरेक्टर थी, जो कैरेक्टर अक्वायर होते हैं पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, वो पहली थ्योरी थी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, जो प्रपोज की थी जीन बैप्टिस्टी डी लमार्क ने 1744 टू 1829। लमार्क ने कोइन किया था क्या क्या टर्म, इनवर्टिब्रेट्स, एनिलिडा वगैरह को। जो टर्म बायोलॉजी है वो किन्होंने दी थी, लमार्क और ट्रीवायरेनस ने दी थी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे लमार्किज्म में, यानी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उसमें क्या था, इंटरनल वाइटल फोर्सेस होते हैं कि कुछ इंटरनल फोर्सेस प्रेजेंट होती है सभी ऑर्गेनिज्म में, जिसके मतलब ड्यू टू इन फोर्सेस की प्रेजेंस की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने ऑर्गन्स और इंटायर बॉडी को इंक्रीज कर सके। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड्स, मतलब कि जो इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस होते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस होता है। तो चेंजिंग इन्वायरमेंट क्या राइज करता है, नई नीड्स, मतलब कि भाई जैसे इन्वायरमेंट बदला कि भाई आप नीड हो गए। अब देखो इन्वायरमेंट बदलना, मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल से बताती हूँ। अब गर्मियाँ थी, गर्मियाँ में आपकी गर्मियों में नीड कुछ होती है, अब सर्दियाँ आ रही है, सर्दियों में आपकी नीड बदली ना। तो मतलब ऐसे ही न्यू नीड्स या फिर नई डिजायर्स प्रोड्यूस करती है नए स्ट्रक्चर और चेंज कर देती है जो ऑर्गेनिज्म की हैबिट होती है। ठीक है, यूज या फिर डिस यूज ऑर्गन्स का, जैसे कि एक ऑर्गन है वो कॉन्स्टेंटली यूज किया जा रहा है तो वो बेटर डेवलप्ड होगा, जबकि जो डिसयूज ऑर्गन होता है वो डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, उसका यूज कम हो जाता है, मतलब डीजनरेशन की तरफ जाता है वो। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसमें क्या था कि लाइफ मतलब पूरी लाइफ टाइम के दौरान किसी भी ऑर्गेनिज्म के नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं इंटरनल वाइटल फोर्सेस की वजह से, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट की वजह से, नई नीड्स की वजह से और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की वजह से। ठीक है, कुछ एग्जांपल की बात करें, जैसे कि लॉन्ग नेक और हाई फोरलिम होते हैं जिराफ की भाई बहुत लंबी नेक होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो पहले क्या करता था, पत्ते खाता रहता था ऊपर पेड़िया से मुंडी ऊपर करके। ठीक है, वेजिटेरियन था वो, तो उसकी नेक क्या है वो लंबी होती चली गई। ठीक है, एक्वेटिक बर्ड जो होते हैं वो अपने टोज को स्ट्रेच कर सकते हैं और डेवलप कर देते हैं व्यावसायिक जाल सा। स्नेक अपनी लॉस्ट करते हैं लेग्स को। डियर बिकेम गुड रनर, अच्छे रनर बन गए बाद डेवलपमेंट उनके, क्योंकि लिम्ब उनके बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए स्ट्रीमलाइंड बॉडी के कारण। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म ऑफ लमार्किज्म में क्या था, पहले कंसेप्ट के अनुसार जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना साइज बढ़ा रहे थे, लेकिन वो यूनिवर्सली सच नहीं था भाई। क्योंकि एग्जांपल अगर ले अमंग एंजियोस्पर्म्स में हम देखें तो जो ट्री है वो प्रिमिटिव हो सकते हैं, शब्स, हर्ब्स और ग्रासेस हैव इवोल्व्ड, वो कहाँ से इवोल्व हुए हैं, ट्रीज से, जबकि जो साइज है वो रिड्यूस होता है इवोल्यूशन के दौरान। तो सेकंड कंसेप्ट भी फॉल्स था, कैन वी स्प्राउट विंग्स विशिंग टू फ्लाई लाइक, मतलब क्या हम, मतलब आप सोच के देखो, हम पंख फैला सकते हैं बस एक ख्वाहिश से कि भाई हमें भी उड़ना है बर्ड्स की तरह, नहीं। तो जो तीसरा कंसेप्ट था वो कुछ हद तक सच था कि वेल डेवलप्ड बाइसेप मसल्स ऑफ ब्लैक स्मिथ एंड लेस डेवलप्ड विंग्स इन फ्लाइटलेस बर्ड्स, मतलब कि जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं जो मतलब उड़ नहीं सकते उनके पास कम डेवलप्ड विंग होते, तो ये यूज एंड मिस यूज वाला कंसेप्ट ठीक था उनका। चौथा कंसेप्ट जो कम्प्लीटली गलत था कि जो अक्वायर्ड कैरेक्टर आर नॉट, कि जो हमारे पास कैरेक्टर आ गए वो आगे इनहेरिट नहीं हो सकते, ये गलत था। ठीक है, किसने क्रिटिसाइज की थी ये थ्योरी, विसमैन और पेनी ने क्रिटिसाइज कर दिया था इस थ्योरी को। उन्होंने विसमैन ने कट ऑफ द टेल ऑफ रैट्स, उन्होंने जो चूहे की
पूछ है उसको काट दिया था 22 जनरेशन तक, लेकिन कोई भी रिडक्शन नहीं आई थी साइज ऑफ, मतलब टेल के साइज में कोई भी रिडक्शन नहीं आई थी। तो इससे इन्होंने उसको डिसअप्रूव किया। तो उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे विस्मैन प्रपोज द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, एक थ्योरी इन्होंने दी। विस्मैन के अनुसार दो टाइप के मैटर जो है प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म में, एक होता है सोमेटोप्लाज्म, एक होता है जर्म प्लाज्म। सोमेटोप्लाज्म जो होता है सोमेटिक सेल्स में, और जर्म प्लाज्म होता है जर्मिनल सेल्स में। सोमेटोप्लाज्म जो है मर जाता है जैसे ही ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, लेकिन जर्म प्लाज्म जो है नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसफर होता है। तो किसी भी जो भी वेरिएशन अगर डेवलप होती है जर्म प्लाज्म में तो वो इनहेरिट होती है, जबकि अगर वेरिएशन हो सोमेटोप्लाज्म में वो कभी भी ट्रांसमिट नहीं होती। तो पेने कैप्ट ड्रोसोफाइला इन डार्क अप टू, तो पेने ने है ना जो ड्रोसोफाइला होता है उसको 69 जनरेशन तक अंधेरे में रखा, लेकिन कोई भी रिडक्शन नहीं आई, उनकी आई साइट की, उनके देखने की शक्ति में कोई भी कमी नहीं आई थी। तो नियो लमार्किज्म यानी टर्न बाय पकार्ड ने दी थी ये। ऑल दो लमार्किज्म रिमेंड कंट्रोवर्शियल, लेकिन लमार्किज्म भाई कंट्रोवर्शियल रहा, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने जो है कुछ एविडेंस दिए लमार्किज्म के फेवर में, उनको बोला जाता है न्यू लमार्किज्म। न्यू लमार्किज्म के अनुसार जो इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है इनहेरिटेंस को, अक्वायर्ड कैरेक्टर्स को करता है ये अफेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू इट जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है वो कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस को भी राइज करता है ऑर्गेनिज्म में, जो अफेक्ट करते हैं उनके जर्म प्लाज्म को, और ये एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है डेफिनेटली इनहेरिट होते हैं। अब बात करेंगे समनर्स एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था, समनर केप्ट अ व्हाइट रैट, उन्होंने एक व्हाइट चूहे को गर्म टेम्परेचर पे रखा, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि उनकी बॉडी में एलोंगेशन हो गया, एलोंगेशन होता बढ़ गई, लार्ज उनका पिन्ना हो गया यानी जो कान के ऊपर होता है, और उनकी टेल बड़ी हो गई। तो ये फीचर्स जो है इनहेरिट हुए थे ऑफ स्प्रिंग के द्वारा। केमिरर्स एक्सपेरिमेंट में क्या था, केमिरर कैप्ट सैलामेंडर, सैलामेंडर जो होता है उसको डार्क बैकग्राउंड में रखा, तो जो ब्लैक स्पॉट थे वो स्किन के ऊपर फाउंड किए गए, मतलब बहुत ज्यादा फैले थे इवनली। तो लाइटर बैकग्राउंड में रखा तो स्किन जो है येलो हो गई लिमिटेड ब्लैक स्पॉट्स के साथ। तो ये कैरेक्टर जो थे इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग, जो उनके ये पेरेंट थे, अब आगे इन्होंने जब फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन वगैरह हुई तो ये ऑफस्प्रिंग में भी ऐसे कैरेक्टर इनहेरिट हुए। तो मैकडूगल्स एक्सपेरिमेंट के अनुसार क्या था, उन्होंने ट्रेन किया व्हाइट रेट्स को कि वो क्रॉस करे एक वाटर के टैंक को, ठीक है, डेफिनेट रूट के द्वारा। तो ये जो ट्रेन्ड रेट्स थे वो वर मेटेड होता है कि भाई एक फीमेल और मेल की जो मेटिंग कराते हैं, इंटरकोर्स कराते हैं, और उनके जो ऑफ स्प्रिंग थे वो भी दोबारा ट्रेन किए गए। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि देयर वाज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ, मतलब कि जो एरर में डिक्रीजमेंट आई बाय ऑफ स्प्रिंग ऑफ व्हाइट रेट, जिनको सिखाया गया था, ट्रेन किया गया था, उनके आगे जो ऑफ स्प्रिंग थे उनमें एरर्स में कमी आई, ठीक है, जो ट्रेन थे पहले। तो मतलब ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया, सबसे पहला हो गया। दूसरा डार्विनिज्म। ये क्या होता है, डार्विनिज्म या फिर आप कह सकते हो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये प्रपोज किया था किसने, चार्ल्स डार्विन ने और AR वेलेस ने। ये थ्योरी जो थी एक्सप्लेन की डार्विन ने उनकी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में 1859 में। तो डार्विन जो है इन्फ्लुएंस्ड थे कौन सी दो बुक से, एक तो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन बाय मेल्थस और दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी बाय कार्लेस लाइल। तो इन्होंने क्या किया, अल्फ्रेड रूशल जो थे वेलेस हैड ट्रेवल्ड, वो साउथ ईस्टर्न एशिया और साउथ अमेरिका में ट्रेवल किया। तो जो आइडिया था नेचुरल सिलेक्शन का वो उनके माइंड में एकदम से स्ट्राइक किया। तो वेलेस तो वेलेस ने जो है एक ऐसे लिखा और उसको डार्विन को सेंड किया, किसकी टेंडेंसी पे, वैरायटीज टू डिपार्ट इनडेफिनेटली फ्रॉम द ओरिजिनल टाइप, ओरिजिनल टाइप से जो वैरायटीज निकली है इनडेफिनेटली। तो देयर वाज अ स्ट्राइकिंग, उनकी एक स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी आई दोनों के माइंड में, डार्विन और वेलेस के। तो वेलेस ने रिप्रेजेंट किया एक चार्ट एक्सप्लेन करने के लिए मेन पॉइंट ऑफ थ्योरी, ठीक है। तो मेन फीचर क्या क्या थे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के, वो ये थे, एक तो ओवर प्रोडक्शन की, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो एक इनॉर्मियस नंबर ऑफ इनर्मियस होता है कि मतलब कितने भी, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग या फिर ऑर्गेनिज्म को मल्टीप्लाई कर सके जियोमेट्रिक रेशियो में। जैसे कि प्लांट प्रोड्यूस करते हैं 1000 ऑफ सीड्स, इंसेक्ट 100 ऑफ जो है एग्स ले कर सकती है। एक पेयर जो है एलिफेंट का वो अबाउट 6 ऑफ स्प्रिंग को जो है राइज कर सकता है अगर सर्वाइव करे 750 साल तक। तो एक
19 मिलियन एलिफेंट्स। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा ऑफस्प्रिंग और कुछ प्रोड्यूस करते हैं कम ऑफस्प्रिंग, तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। दूसरा था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो इसमें क्या था, जितने भी इंडिविजुअल वो compete करते हैं किसी दूसरे के साथ, अपने सेम या फिर दूसरी स्पीसीज के साथ compete करते हैं बेसिक नेसेसिटीज के लिए, जैसे कि स्पेस, शेल्टर, फूड, उसको कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और ये कंटिन्यू है होल लाइफ के लिए फ्रॉम द जाइगोट स्टेज टू इट्स नेचुरल डेथ। तो जो स्ट्रगल एग्जिस्टेंस के लिए वो 3 टाइप का हो सकता है। एक है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, जिसमें क्या होता है, जो कंपटीशन होता है वो इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज के बीच होता है, मतलब सेम नीड्स के लिए, जैसे कि फूड, शेल्टर या ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल क्या होता है कि ये स्ट्रगल होता है बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज के बीच में। इन्वायरमेंटल स्ट्रगल होता है ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के बीच में, जैसे कि ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करते हैं कोल्ड के साथ, हीट, विंड, रेन, ड्रॉप, फ्लड एक्सेट्रा। वेरिएशंस एंड हेरिडिटी, मतलब आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के कोई भी 2 इंडिविजुअल जो है ना तो सिमिलर होते हैं ना उनकी रिक्वायरमेंट सेम होती है। इसका मतलब कि जो डिफरेंसेस वो इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंसेस हमेशा होते हैं, इन डिफरेंसेस को हम वेरिएशन बोलते हैं। डार्विन के अनुसार जो वो वेरिएशंस है वो कंटिन्यूस होती हैं और जो कि हेल्पफुल होती हैं अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए भी, उसकी सराउंडिंग के प्रति। ठीक है, जो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होती हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन, ये क्या होता है कि जो ओरिजिनल आइडिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज प्रपोज्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रपोज किया था। डार्विन के अनुसार जितने भी सुटेबल और फिट इंडिविजुअल है वो सक्सेसफुल हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब अपनी जो उनकी एग्जिस्टेंस है उसमें वो क्या कर मतलब उनका जो स्ट्रगल होता है उसमें वो सक्सेस हासिल कर रखी है उन्होंने। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल है मोस्ट फेवरेबल अडेप्टेशंस में वो एबल है टू लेड मोस्ट सक्सेसफुल लाइफ एंड फार एबल टू विन ओवर देयर, वो अपने मेटिंग पार्ट मतलब बेसिकली डोमिनेट कर सकते हैं। डार्विन ने उसको सेक्सुअल सिलेक्शन बोला। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ वही मेंबर सर्वाइव कर सकते हैं जो यूजफुल वेरिएशन पोजेस करते हैं, जैसे कि नेचर सेलेक्ट करता है फिट इंडिविजुअल को, दिस वाज बोल्ड, इसको हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। फिटनेस जो है इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट, फिटनेस एक ऐसा एंड रिजल्ट है जो अडेप्टेशन का एक एंड रिजल्ट है और गेट सिलेक्टेड नेचर के द्वारा सिलेक्ट होता है। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, मतलब डार्विन ने एक्सप्लेन किया कि जो वेरिएशंस है जो अपीयर होती है एनवायरमेंटल चेंजेस के द्वारा वो ट्रांसमिट होती है नेक्स्ट जनरेशन में, तो जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं अपने एंसिस्टर से। नेक्स्ट जनरेशन में जो प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो रिपीट होता है, सो आफ्टर मेनी जनरेशन एक नई स्पीसीज फॉर्म होती है। क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म में बात करें तो डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन है उनकी डेवलपमेंट को, तो ये थ्योरी जो है उसका कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं था कि क्या क्या कारण है, क्या ओरिजिन है इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन का। डार्विन अनेबल थे एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों एक पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ कुछ इंडिविजुअल जो है डेवलप करते हैं यूजफुल वेरिएशन और कुछ जो है हार्मफुल वेरिएशन। डार्विन अनेबल था डिफरेंशिएट करने में सोमेटिक और जर्मिनल वेरिएशन के बीच में। ये थ्योरी जो थी अनेबल थी एक्सप्लेन करने के लिए जो ओवर स्पेशलाइजेशन होता है कुछ ऑर्गन्स का, जैसे कि टस्क हो गई एलिफेंट्स की, सूंड जो होती है एलिफेंट की उसका। ठीक है, एग्जाम्पल है ये। जो मेन ड्रॉबैक था ड्वार्फिनिज्म का वो क्या था कि इसमें जो है हेरिडिटरी की लैक ऑफ नॉलेज थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूटेशन थ्योरी की। म्यूटेशन थ्योरी जो है पुट फॉरवर्ड बाय ह्यूगो डी वराइस के द्वारा ये आगे रखी गई थी 1901 में। जो प्लांट था जिसके ऊपर डी वराइस ने एक्सपेरिमेंट किया था वो था ओइनोथीरा लमार्किनिया। ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। जो रोल था म्यूटेशन का इवोल्यूशन में वो था जेनेटिक वेरिएशन। म्यूटेशन जो है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होती है जिसको हम स्पोर्ट्स बाय डार्विन के द्वारा स्पोर्ट्स बोला गया है और सेल्टेटरी वेरिएशन बोला गया है बेटसन के द्वारा। कुछ फीचर जो थे म्यूटेशन थ्योरी के वो क्या थे, ये फॉर्म करती है रॉ मटेरियल म्यूटेशन के लिए, ये सडनली अपीयर हो जाती है और इफेक्ट प्रोड्यूस करती है बहुत जल्दी। म्यूटेशन जो है मार्केटली डिफरेंट होती है पेरेंट से और कोई भी इमीडिएट इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होती इन दोनों के बीच में। म्यूटेशन अपीयर हो सकती है सभी डायरेक्शन में। म्यूटेशंस हैव अ जेनेटिक बेसिस एंड आर देयरफॉर इनहेरिटेबल, सिंगल म्यूटेशन में प्रोड्यूस। म्यूटेशंस आपने पढ़ रखी होगी, ये जो बहुत सारी डीएनए में, क्रोमोसोम में म्यूटेशंस के कारण जितने भी, जैसे सिकल सेल एनीमिया होता है, हीमोफाइलिया हो गया, अपना वो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, ये सब म्यूटेशंस के बाधित होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिंथेटिक थ्योरी।
डॉब्स हेंस्की जो थे 1937 में, उन्होंने अपनी बुक जेनेटिक्स और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इसका जिक्र किया था, जिन्होंने प्रोवाइड किया था इनिशियल बेसिस सिंथेटिक थ्योरी का। जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी थी इवोल्यूशन की, वो डेजिग्नेटेड किसके द्वारा की गई थी? हक्सले 1942 में। कुछ इंपॉर्टेंट वर्कर्स जो थे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में, वो थे टी.एच. डॉब्स हेंस्की, आर.ए. फिशर, जे.बी.एस. हेल्डेन, सिवल राइट, हर्नस्ट मेयर एंड जी.एल. स्टेबिस। भाई जी बहुत सारे ईयर है, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम है, बायोलॉजिस्ट के नाम है, ये सब आपको याद रखनी है, ठीक है। मतलब जो आपको आपको खुद भी आइडिया हो जाता है कि भाई ये बहुत ज्यादा मस्ट है, मस्ट टू लर्न है, और या थोड़े बहुत जो भी जैसे भी। अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक थ्योरी के अनुसार 5 बेसिक फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के प्रोसेस में। वो कौन से हैं? एक तो जीन म्यूटेशन हो गया, दूसरा होता है कि भाई क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर में चेंज आ जाए, फिर आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाए, ये जो आप पढ़ चुके हो, नेचुरल सिलेक्शन होना, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जो पहले 3 फैक्टर है जो हमने अभी डिस्कस किया, वो रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए। जो लास्ट के 2 हैं वो रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्शन देने के लिए एवोल्यूशन प्रोसेस को। तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड और रिसेंट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन थी वो थी सिंथेटिक थ्योरी। फिर आता है जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्या होते हैं? इनहेरिटेबल वेरिएशन होते हैं जो नए रॉ मटेरियल को ऑफ इवोल्यूशन को फॉर्म करती है। कॉजेज द जेनेटिक वेरिएशन आर, क्या कॉजेज है भाई? इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं जैसे कि माइग्रेशन, नॉन रैंडम मीटिंग, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन। जो रिमूवल होता है एलील्स का किसी भी एक पॉपुलेशन के बाद, या फिर एडिशन ऑफ अलील्स के बाद दूसरी पॉपुलेशन में, उसको बोलते हैं जीन फ्लो या फिर जीन माइग्रेशन। कोई भी नॉन रैंडम मीटिंग जो है रिजल्ट करती है डेविएशन फ्रॉम हार्डी विनबर्ग डिस्ट्रीब्यूशन। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो थी वो पहले किन्होंने प्रपोज किया था? जी.एच. हार्डी ने। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, इकोलॉजी वाली यूनिट में हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। जो कंडीशंस नेसेसरी थी जीन फ्रीक्वेंसीज के लिए कांस्टेंट रहने के लिए, वो थी कि मेटिंग मस्ट बी कंप्लीटली रैंडम होनी चाहिए मेटिंग, और म्यूटेशन नहीं होना चाहिए उसमें। माइग्रेशन जो थी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की इनटू या आउट ऑफ पॉपुलेशन मस्ट नोट, अगर नहीं होना चाहिए ऐसा माइग्रेशन। पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जीन्स जो है एक इक्वल चांस ऑफ बीइंग पास टू नेचुरल जनरेशन। और विनबार्ग कॉन्सेप्ट के द्वारा जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी 5 कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। मतलब फिर आपके एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल दे रखे हैं नेचुरल सिलेक्शन के, जैसे इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म हो गया। ये फिनोमेना जो है स्टडी किया था बार्नर्ड केटलवेल ने, ठीक है। और ड्रग रेजिस्टेंस होता है एक। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है? कि प्रिवेंशन करना इंटरब्रीडिंग का 2 पॉपुलेशन के बीच में, ठीक है, डिफरेंट या क्लोज रिलेटेड स्पीसीज के बीच में। और मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किन्होंने दिया था? ये स्टेबिस ने एक्सप्लेन किया इनकी बुक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। 2 मेन सब टाइप जो थे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के, होता प्री मेटिंग या प्री जाइगोटिक आइसोलेशन। ये प्रिवेंट करती है मेटिंग या फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मतलब 2 टाइप से। इकोलॉजिकल आइसोलेशन हो गया एक तो, कि जो 2 स्पीसीज डिफरेंट हैबिटेट्स में रहती है और मीट नहीं कर पाती। दूसरा टेम्पोरल आइसोलेशन ब्रीडिंग। मतलब ये क्या होता है? ब्रीडिंग सीजन या फ्लावरिंग टाइम में ये डिफरेंट 2 स्पीसीज अलग हो सकती है। ये प्लांट में होता है। सिर्फ बिहेवियरल आइसोलेशन होता है कि मेल जो होता है किसी भी एक एनिमल स्पीसीज का, वो अनेबल होता है रिकॉग्नाइज करने में फीमेल जो होती है अनदर स्पीसीज की, ठीक है, पोटेंशियल मेट के तौर पे। मतलब ये ऐसा। तो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। एक मिनट, एक टॉपिक यहाँ पे हमारे पास बच गया है ह्यूमन इवोल्यूशन का। थोड़ा सा इसको और मैं बता देती हूँ कि इवोल्यूशन जो है मैन का प्रोबेबली वो सेंट्रल अफ्रीका में समझ आता है टुक प्लेस। ह्यूमन इवोल्यूशन स्टेट करता है कि जो ह्यूमन है वो डेवलप होने के प्राइमेट्स या फिर एप लाइक एंसिस्टर के द्वारा। एंथ्रोपोलॉजी जो है स्टडी होती है ह्यूमन इवोल्यूशन की या फिर कल्चर की, डील करती है जो प्री हिस्टोरिक या लिविंग मैन के जो फोजल्स होते हैं उनके साथ। जो फोजल्स होते हैं प्री ह्यूमन के या एंसिस्ट्रल ह्यूमन फॉर्म्स के, वो ऑब्टेन किए गए हैं वाइडली डाइवर्स रीजन ऑफ अफ्रीका, एशिया और यूरोप से, ठीक है। प्री ह्यूमन इवोल्यूशन इंक्लूड करती है ओरिजिन मैमल का और ओरिजिन ऑफ प्राइमेट्स। मैमल इवोल्व करती है जुरासिक पीरियड में इवोल्व हुई थी अबाउट 195 मिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम द साइनोडोंट रेप्टाइल्स। ये जो मैंने वो टेबल सी में जोड़ रखी थी उसमें आप देख सकते हो। जो एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मैन के, जो मॉडर्न मैन है वो पोजेस करता है कुछ फीचर्स जो कि क्या क्या कि बाइपेडल लोकोमोशन हो गया, लार्ज ब्रेन और क्रेनियल क्रेविटी और इंटेलिजेंस, ग्रास्पिंग हैंड और फीट, अटेनमेंट ऑफ इरेक्ट पोस्चर, स्टीरियोस्कोप यानी बाय न्यूक्लियर विजन होता है, सेंसिटिविटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्रेशन बाय स्पीच, फ्लैटनिंग ऑफ फेस, शॉर्टनिंग ऑफ बॉडी हेयर एंड रिडक्शन इन देयर नंबर, ठीक है,
elevation and narrowing of nose, increase in height, reduction of brow ridges, rounding and enlargement of cranium, bowl-like form of pelvic girdle, and broad ilia to support the viscera, formation of chin. जो origin और evolution होता है मैन का वो एक्सप्लेन किया गया था कुछ हेडिंग्स के द्वारा, जैसे प्रायर टू एप मैन, एप मैन इंक्लूड करता है प्री हिस्टोरिक मैन को, ट्रू मैन इंक्लूडिंग द लिविंग मॉडर्न मैन, ठीक है। तो ये प्रो प्लायोपिथियस जो थे ये क्या थे, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ओलिगोसीन एपोक में, जो इजिप्ट में ये जो इनका ओरिजिन हुआ था, मतलब ये जो भी हमारी उसमें उस टेबल में दे रखा है ये सारे उसी के बारे में बता रखा है यहाँ पे, वो वही नेम है, ठीक है। तो एक बार इस चैप्टर को आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से कवर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।